डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी को समझेंगे, जिससे कि हम लोग को एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें समझना क्या था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि वास्तविक संख्या और उससे रिलेटेड जितने भी नंबर था उनकी जानकारी हमने ली है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्योरम को समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है, जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम लोग समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर क्या है। तो अगर हम दो कोई नंबर, कोई संख्या ले लेते हैं ए और बी, कोई पूर्णांक यानी कोई इंटीजर ले लेते हैं, तो उसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? एचसीएफ यानी मासा को हम लोग ज्ञात किया जा सकता है इस मेथड द्वारा। तो जैसे में अगर दो संख्या कभी दिया रहे ए और बी, तो ए और बी जो संख्या दिया रहेगा, इसमें हमें करना क्या है, जो संख्या बड़ी होगी उसे हमें ए मानना है, जो छोटी होगी उसे बी मानना है। और जो हम लोग बचपन में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सेम वही टॉपिक यहाँ भी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब भी हमें दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाता था, तो हम लोग किस प्रकार से निकालते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि दे दिया है 20, और ये दो संख्याओं का हमसे एचसीएफ निकालने के लिए जब कहा जाता था, तो हम लोग जनरली क्या करते थे, 6 से डिवाइड कर देते थे 20 को। और जब डिवाइड करते थे तो क्या होता था, 6 को कितना मर्तबे लगाना है, तो यहाँ 3 मर्तबे आ जाता, छोटिया 18, बाकी कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता था, यानी शेषफल जब 0 नहीं आता था, तो हम लोग शेषफल से अब डिवाइड कर देते थे किसको, भाजक को, 6 को। अब देखो, द्वितीया 6, अब यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब हमारा 0 आ जाता था रिमाइंडर, तो उसमें जो ये भाजक रहता था उसे ही हम लोग क्या कहते थे, एचसीएफ कहते थे। तो यहाँ से हम कह देते थे कि 6 और 20 का जो एचसीएफ है, यानी 6 और 20 का जो एचसीएफ है, हमारा कितना निकल करके आया, 2 आया। कितना निकल करके आया, 2 आया। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। सबसे पहले हमें इसमें क्या समझना है, तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि इसमें क्या करना है, जो छोटी संख्या होगी उसे हम लोग बी मानेंगे, और जो बड़ी संख्या होगी उसे हमें ए मानेंगे। तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो वहां पे क्या प्राप्त होगा, भागफल भी प्राप्त होगा और रिमाइंडर यानी शेषफल भी प्राप्त होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो यहाँ हम क्या बोले, भाज्य हम लोग किसे कहते हैं, तो भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। यानी यहाँ पे जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। और जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी यहाँ पे जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, भाजक कहते हैं। और यहाँ पे जो संख्या आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और नीचे जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर मान लिया जाए हम भाज्य को ए मान लें और भाजक को बी मान ले, तो हमारा भागफल यहाँ पे क्यू और रिमाइंडर आर होगा। तो यही बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए इक्वल टू
बी इंटू क्यू और प्लस में आर, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू और प्लस में क्या आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो जब भी हमें दो संख्या दिया रहे तो बड़ी संख्या को क्या मानना, ए मानना यानी भाज्य मान लेना है, और जो छोटी संख्या होगा उसे बी मानना यानी भाजक मानना है। और जब भाज्य को हम लोग भाजक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। अब इसी रूप में लिख देना ही कहलाता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल में लिया था 6 और 20, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो किसके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूज करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो जो संख्या जो संख्या क्या बड़ी होगी उसे हम ये मानेंगे, तो ए इक्वल टू 20 हो गया, और यहाँ पे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 6 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं 20 को, 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 20 को, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, तो छोटिया 18 होगा, बाकी शेषफल 2 बचेगा। तो क्या रिमाइंडर 0 आया है, नहीं। ये जो प्रोसेस है तब तक चलेगी जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। अब जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो उसमें देखेंगे कि बी का वैल्यू क्या है, उसमें बी का वैल्यू क्या है, अर्थात भाजक क्या है। जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 6 को, तो द्वितीया 6, द्वितीया 6, कितना बच गया, 0 बच गया। अब इसी को हम लोग इस रूप में अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यानी स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे, जब पहला स्टेप हमने डिवाइड किया तो इसमें जो भाज्य था यानी एक का वैल्यू था वो कितना था, 20 था, और भाजक कितना था, 6 था, इनटू क्या, भागफल, क्यों मतलब क्या, भागफल, भागफल कितना है, 3 है, और प्लस शेषफल, शेषफल इसमें कितना है, 2। तो इस फॉर्म में लिखा गया। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, नहीं आया। तो इस प्रोसेस को थोड़ा और आगे लेकर के चलेंगे। तो स्टेप 2 में जब हम करेंगे, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप 2 में देखेंगे, स्टेप 2 में हमारा ये रहा। तो इसमें देखेंगे जो भाजक है वो कितना है, 6 है, भाजक कितना है, सॉरी भाज्य कितना है, 6 है, और भाजक जो है वो हमारा 2 है, और गुना भागफल कितना है, 3 है, और प्लस शेषफल कितना है, 0 है। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, जब हमारा शेषफल क्या आ जाए, जब हमारा शेषफल 0 के बराबर आ जाए, तो इसमें देखेंगे कि b का वैल्यू क्या है, यानी भाजक क्या है, तो इसमें भाजक क्या है, 2 है। तो हमारा यहाँ पे HCF जो होगा, HCF जो होगा किसका, तो 6 और 20 का, वो कितना HCF हो जाएगा, 2। तो यही 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाना है, और कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और उसी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके लिख देना है। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा यानी शेषफल 0 होगा, उस टाइम जो b का वैल्यू होगा, जो b का यानी भाजक का जो वैल्यू होगा वही कहलाएगा HCF। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इसमें आप लोग को मेनली रूप से फॉर्मूला को याद रखना है, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग किस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग इसको HCF ज्ञात कर सकते हैं, संख्याओं का क्या ज्ञात कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो इसी पे एक और क्वेश्चन हम देते हैं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी अगला जो क्वेश्चन है, मान लिया जाए हमको कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड
विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके करके 135 और 225 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोगों को करना क्या है, जो संख्या बड़ी होगी उसे हमें मानना है A और जो संख्या छोटी होगी उसे हमें क्या मान लेना है, B मान लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि A इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 एंड B इक्वल टू 135, यानी B बराबर 135 और A बराबर 225। अब क्या करेंगे, 135 से 225 को डिवाइड कर देंगे। 135 से यहाँ पे कर लेते हैं, 135 से 225 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लगेगा कितना मरतबे, 1 मरतबे लगा देंगे। 135 एक बार में कितना लगेगा 135। अब 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 0। अभी देखिए यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 आया, तो नहीं, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा 90 आया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे और हल करेंगे, इसे और हल करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे डिवाइड किसको कर देना है, भाजक को, यानी 135 को। अब लगाइए, एक मरतबे लगेगा कितना 90, बचेगा कितना तो 45, यानी 45 बचेगा। तो क्या अभी रिमाइंडर 0 आया, यानी शेषफल 0 आया? तो अभी भी देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आया। तो सेम प्रोसेस वैसा ही करना है। अबरी 45 से किसको डिवाइड कर देना, 90 को। अबरी देखना यहाँ पे 2 मरतबे, यानी 2 बार में कितना लग जाएगा 90। तो यहाँ जो है रिमाइंडर हमारा क्या आ चुका है 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम में जो b का वैल्यू होता है, यानी जो भाजक होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो जो हमारा भाजक आया वो कितना आया 45, यानी 45 आया। इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमको कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्राप्त करना है। तो आइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, यानी इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। रुकिए, सबसे पहले इसको अभी नोट करते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम लोग प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम का एल्गोरिथम से, इससे हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है। a बराबर BQ प्लस R होता है। अब देखिए a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप में e, a का जो वैल्यू होगा, यानी हम किसको मानेंगे, जो भाज्य होगा। तो a का वैल्यू कितना होगा 225 इक्वल टू कितना होगा, b का वैल्यू 135 और गुना में q का वैल्यू, यानी भागफल 1 और प्लस में शेषफल, आर से रिमाइंडर, यानी शेषफल कितना 90। तो देखना क्या फर्स्ट स्टेप जब हमने किया तो इसका आंसर आया, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 की इक्वल आया, तो नहीं आया, यानी शेषफल 0 नहीं आया। तो इसको अगले स्टेप में चलेंगे। तो अभी स्टेप नंबर 2 में जब हमने सॉल्व किया, स्टेप नंबर 2 को जब सॉल्व किया, यानी आगे सॉल्व किए, तो हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ से जो भाज्य है, यानी जो भाज्य है वो कितना आ गया 135, और भागफल जो है, सॉरी, भाज्य जो है, भाजक जो है वो कितना है 90, और गुना में भागफल जो है वो 1 है, और प्लस शेषफल कितना आया 45 आया। तो इसमें भी शेषफल है जो हमारा 0 नहीं आया। तो अब चलते हैं अगले स्टेप में। तो जब हमने थर्ड स्टेप सॉल्व किया तो उसमें क्या हुआ, यानी थर्ड स्टेप यानी ये वाला, इसमें हमें क्या मिला, भाज्य जो था वो 90 था, और भाजक जो था 45 था, और भागफल कितना था
2 था और प्लस में शेषफल जो है वो कितना आया 0। तो जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसमें जो b का वैल्यू यानी b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू जो b का वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसका HCF, तो यानी इसलिए यहाँ जो हमारा HCF होगा किसका 135 और 225 का वो कितना हो जाएगा 45 यानी 45, यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग समझते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि हमें रियल नंबर को पूरे कंसेप्ट के साथ समझना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अगले कंसेप्ट को। तो आगे हमें पढ़ना होगा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यानी इस चैप्टर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा और जो है इससे अलग टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि कहा जाए आपको कि जो 225 है 135 है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं करना, बल्कि कह दे कि गुणनखंड द्वारा, किसके द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में आइए अब हम लोग समझते हैं। चलिए, तो ये जो हम अभी मेथड सीखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे केवल हम लोग एचसीएफ ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इससे अगर कहा जाए क्या इस मेथड से हम लोग एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं। इस मेथड से हम लोग यानी इसका प्रयोग करके केवल हम लोग एचसीएफ ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम जो है वो इससे प्राप्त नहीं हो सकती। तो आइए अब हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। अभाज्य गुणनखंड, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा, उसमें होगा कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा किसका, तो जैसा कि अभी हमने देखा 135 135 और 135 और 225 का 225 का HCM HCF एंड LCM, मतलब HCF और LCM ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी नेक्स्ट में जो क्वेश्चन मिलेगा हमारा इस टाइप का रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 135 और 225 का क्या निकालना है, 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे दो संख्या है, हमको दो संख्या दिया गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। मान लीजिए कि a इक्वल टू 135 या 225 ही मानिए और b इक्वल टू कितना 135, इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो अगर 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, और नेक्स्ट देखेंगे 135, क्या 135 का भी क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 225 का अगर हम लोग निकालें 225 का, तो इसे हम लोग कितना 5 से लगाएंगे, सॉरी 3 से लगेगा, तो 7 और 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 25 दिया 75, फिर 5 से लगाइए तो पचे 25। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी 3 गुना
3 गुना 5 गुना 5, ये क्या आया 225 का अभाज्य गुणनखंड। और 135 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग तोड़ते हैं 135 का अभाज्य गुणनखंड तो कितना से लगाना है, तो 3 से ही लगेगा। लगा दीजिए, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, फिर 3 से लगाइए तो 15 तिया 45, फिर 3 से लगाइए 3 पचे 15, तो यहाँ क्या आ गया 3 × 3 × 3 × 5, यानी 3 गुने 5, यानी इतना आ गया। तो हमने क्या किया 225 और 135 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। अब यहाँ से हम लोग HCF और LCM कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो HCF हम लोग उसे कहेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे हमारा जो HCF होगा, HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो HCF यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, यहाँ पे एक और 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू, फिर क्या होगा फिर 3 होगा इंटू 5, यानी 3 × 3 × 5। क्या इसमें 5 है इसमें 5 है, तो नहीं है। अब इसमें 3 है इसमें 3 है, नहीं है। तो यानी बस इतना ही मिल रहा था। अब इस सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, यानी गुना कर देना है। तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45, यानी 45, यानी हमारा HCF कितना आ गया 45 आया। अगर वही LCM पूछ दे, सॉरी इसमें हम लोग को LCM भी निकालना है, तो LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, तो LCM जो बच गया है उसे पहले आप लोग लिख दीजिए। तो बचा हुआ क्या है 3 है, इनटू में 5 है, 3 बचा है और 5 बचा है। अब देखिए 3 और 5 जो बचा हुआ है उसको तो हमने लिख दिया, उसके बाद जो हमारा HCF आएगा उससे गुना कर दीजिए। जो बचा रहेगा उसको पहले लिख दीजिए और जो HCF रहेगा उससे गुना कर दीजिए। तो HCF हमारा कितना है 45 है, HCF हमारा कितना है 45 है। तो अब इसको क्या कीजिए गुना कीजिए। तो अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 या 15, और 15 को 45 से क्या कर देना है गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 के 5, बाकी बचेगा 7, फिर 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, यानी 675 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया HCF भी निकाला और LCM भी निकाला। तो देखिए HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाले थे दोनों संख्या का, तो कितना आया था 45, और यहाँ पे भी कितना आया है 45 ही आया, यानी 45 ही आया है। और LCM जो है हमारा 675 आया। तो क्वेश्चन जो है ऐसा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कह देगा कि 225 में 3 का घात कितना होगा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसा ही तोड़ना है, और इसमें 3 का घात, तो 3 जो है कितना है 1 2, तो 2 गो 3 है, तो यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा 3 का घात 2 हो जाएगा। अगर कह दे कि 225 में 5 का घात कितना होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद कितना आया 5 5 आया कितना बार 2 बार, यहाँ पे कहेंगे 5 के घात कितना होगा 2 होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 135 में पूछ दिया जाए कि 3 का घात कितना होगा, तो 135 में 3 का जो घात है वो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3, यानी 3 का घात 3 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो उसको भी हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए तो इतना पहले नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब अगला जो प्रश्न होगा किस टाइप का होगा, तो जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 225 में 3 का घात क्या होगा, 135 में 3 का घात क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है, और अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद देखना है कि उसके घात कितना है। अब अगर कह दे गुणनफल के रूप में लिखिए, तो गुणनफल के रूप में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ बस ऐसा ही लिख देना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 135 और 225 का HCF और LCM को ज्ञात करना ही करना है, और साथ में कहेगा कि इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। इसको क्या करना है वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह HCF और LCM के बराबर गुणनफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए,
यहाँ पे एक फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लीजिए कि दो संख्या थी, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इसके एचसीएफ के और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। इतना बात ध्यान में रखना है कि अगर दो संख्या का हम लोग एचसीएफ प्राप्त कर लें और एलसीएम भी निकाल लें, और निकालने के बाद एचसीएफ और एलसीएम को हम क्या करें, गुना करें, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा किसके, तो जो संख्या का हम एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इतना बात ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा दोनों संख्या को क्या करना है, दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल लेना है और एलसीएम भी निकाल लेना है, और दोनों निकालने के बाद दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना करके जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे, और उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम जो का जो मान आया है उसको भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करिएगा तो वहां पे जो दोनों संख्याओं का गुणनफल का जो वैल्यू आएगा वह इक्वल होगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यहाँ पे अगर ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देगा आपको, एक संख्या, कहने का मतलब एचसीएफ भी, मतलब एचसीएफ भी दे देगा, एलसीएम भी देगा और पहली संख्या भी देगा, और आपसे पूछी जाएगी कि दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। तो मान लीजिए दूसरी संख्या बी है, तो बी अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम भी दिया रहेगा और बटा में पहली संख्या, इधर गुना में था, इधर जाने के बाद भाग, इधर गुना में था, इधर जाने के बाद क्या चीज में आ जाएगा, भाग में। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या डायरेक्ट दूसरी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमें पहली संख्या पूछी जाए तो पहली संख्या को हम लोग इधर ही रखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम, और यहाँ पे पहली संख्या पूछी गई है तो दूसरी संख्या को नीचे लिख देना है, दूसरी संख्या को नीचे लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना में इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए हमसे एचसीएफ पूछ दिया जाए तब हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ को हम लोग इधर ही रखेंगे और बराबर की साइड क्या है, ए गुना बी, ए गुना बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, और ये गुना में था, इधर जाने के बाद क्या चीज में हो जाएगा, भाग में, यानी नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम। और अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए गुना बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, और बटा में क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। तो ये जो है हमारा इस फॉर्मूले से निकला है। कौन सा फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला है हमारा मेन फॉर्मूला यही है, और इसी फॉर्मूले से हमने चार फॉर्मूले को क्या किया है, फाइंड किया है। अगर क्वेश्चन में आपका एचसीएफ दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए, पहली संख्या दे दिया जाए और दूसरी संख्या पूछी जाए तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके दूसरी संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे और दूसरी संख्या दे दे और आपसे पहली संख्या पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए और आपको पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल भी दे दे और एलसीएम भी दे दे तो एचसीएफ आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दे और एचसीएफ भी दे दे और आपसे एलसीएम पूछा जाए तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके एलसीएम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे तो वहां पे इन सारे चीजों का यूज होगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है और इसे याद रखना है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसी का इसकी जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि क्वेश्चन जो है आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए। चलिए तो इतना समझ गए, उसके बाद कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना पूछने के बाद यानी ये सब तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि बताइए शांत और अशांत के बारे में, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति, शांत और अशांत, शांत और अशांत दोनों के बारे में भी समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है, अगर शांत और अशांत पूछी जाए तो वेरी सिंपल है, लेकिन इससे पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं कि देखना, सबसे पहले अगर शांत हम उसी को बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का है तो हर, डिनोमिनेटर का है तो हर,
और न्यूमेरेटर मतलब क्या होता है, अंश। अब देखिए अगर संख्या हम 8/17 लिख दें तो यहाँ जो है ऊपर में 8 है, नीचे में कितना है 17 है, तो यही हमारा हुआ डिनोमिनेटर, यही हमारा क्या हुआ डिनोमिनेटर, और ये हुआ हमारा न्यूमेरेटर। यानी इसे हम लोग कहते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो जब हमें शांत और अशांत पता लगाना है, शांत और अशांत क्या करना है पता लगाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हर जो होगा उसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकाल देना। और अगर अभाज्य गुणनखंड में उसके केवल 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों रहे, तो यहाँ पे वो क्या कहला जाएगा शांत कहला जाएगा। यानी इस रूप में रहना चाहिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, बस इस रूप में अगर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे शांत कहेंगे। लेकिन इसके अलावा यानी 2m गुना 5n, इसके अलावा कोई संख्या इसमें और 7 आ जाए, 3 आ जाए, या कुछ और आ जाए, तो यहाँ पे वो क्या कहला जाएगा अशांत कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा अशांत कहला जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, हम लोग शांत किसे कहेंगे, तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि हर कितना है, और हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसका जो वैल्यू है उसमें यानी उसके गुणनखंड में 2 आ जाए, केवल अगर 2 भी रहेगा तो भी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अगर केवल 5 भी रहेगा तो वो भी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अगर गुणनफल में 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। लेकिन अगर ये 2 5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या भी उसमें आ रही है गुणनफल के रूप में, तो समझिएगा वो क्या कहला जाएगा अशांत कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा अशांत कहला जाएगा। तो ये था हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट। अगर आप लोग इतना समझे होंगे तो कल से हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगले जो क्लास होगा, अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या कीजिएगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन करके आना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो।